हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर जब हम चला रहे थे तो लैपटॉप पे थोड़ा पानी गिर गया था, उसकी वजह से हमें लेक्चर स्टॉप करना पड़ा बीच में ही। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जर्नल काउंसिल पे हम आ गए थे और ये इसके बाद हमारी लेक्चर सीरीज में अगला चैप्टर रहेगा इमरजेंसी प्रोविजंस का। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी एंड I have given UPSC interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019 and इस सीरीज में हमने एनवायरनमेंट के थ्रू शंकर आईएएस हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब हमने आज पार्ट 1 भी पॉलिटी लक्ष्मीकांत का कंप्लीट कर लिया है। अब ये पार्ट 2 का थर्ड लास्ट लेक्चर है। सो जर्नल काउंसिल, देखिए जर्नल काउंसिल में क्या कहेंगे, क्या है, कौन इसको हेड करता है, कौन इसको बनाता है, तो ये हम देखेंगे। ये किससे बनी है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से। देखो, एक्ट से बनी है तो ये क्या होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी। अपने पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैन बी एग्जीक्यूटिव एंड इट कैन बी स्टैट्यूटरी। तो अब हमारे पास ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टैट्यूटरी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये याद रखना। इसमें 5 है। नॉर्थ जर्नल काउंसिल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल। और एक हमारी है नॉर्थ ईस्ट जर्नल काउंसिल, जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्ट जर्नल काउंसिल एक्ट से बनी है। इसमें आपका होता है होम मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर्स होंगे उन स्टेट्स के, और उनके हर स्टेट से 2-2 मिनिस्टर आएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे अगर कोई यूटी पड़ती है तो। कॉमन चेयरमैन पांचों का है हमारा होम मिनिस्टर। ये सवाल है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। जबकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं वाइस चेयरमैन, हर साल रोटेट होते रहते हैं। इसका काम क्या होता है, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। होम मिनिस्टर चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन, रोटेट एवरी ईयर। देन हमारे पास आते हैं इकोनॉमिकल सोशल, ये सब कुछ करेगा। इकोनॉमिकल सोशल प्लान, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ध्यान रखना, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, इमोशनल इंटीग्रेशन, अरेस्ट, रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक थिंग्स, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी काउंसिल होती है। सो फंक्शंस में आ जाएगा ऑल, तो जो ऑल होगा वो ऑल ही टिक करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1971। तो ये भी आपकी क्या होगी? स्टैट्यूटरी। इसमें क्या है? 8 स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम। ये सिक्योरिटी प्लस पब्लिक ऑर्डर इन सबको भी ध्यान में रखती है। सो दैट इज इट इन दिस चैप्टर। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे, हमने इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी। ये हमने कहां से लिए थे? एक्ट ऑफ 1935 प्लस सस्पेंशन जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स का, वो हमने कहां से लिया है? जर्मनी। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही बनते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से। इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों आती है? क्योंकि हाथ से बात निकल गई। अब हम क्या करें? तो उस सिचुएशन में सेंटर की बातों को, कानूनों को कंप्लाई नहीं कर रहा है स्टेट, या फिर बाहर से कुछ वार एग्रेशन वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन में आप हैंडल कैसे करेंगे सिचुएशन को? तो वहां पे आती है इमरजेंसी। ठीक है, अभी हमारे कौन से पार्ट में है? पार्ट 18। आर्टिकल कहां तक? 352 से 360 तक। 52 इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, 356 इज प्रेसिडेंट रूल एंड 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके अंदर जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे। रैशनैलिटी क्या है? टू मेंटेन सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर है इमरजेंसी के बाद, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूनिटी स्ट्रक्चर में विदाउट एनी अमेंडमेंट। ये आप एक स्पेशल प्रोविजन हमारे पास है। अब हम तीनों को देखते हैं वन बाय वन, उनको कंपैरेटिवली भी हम स्टडी करेंगे कि किसको क्या पास करने के लिए क्या जरूरत होती है। तो देखिए, नेशनल सबसे फर्स्ट। नेशनल किससे लगेगी? 352 से। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। किन किन ग्राउंड्स पे? वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पे डिक्लेयर हो सकती है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। वार और एक्सटर्नल एग्रेशन है तो एक्सटर्नल, आर्म्ड रिबेलियन है तो इंटरनल इमरजेंसी रहेगी। ये एंटायर इंडिया में भी लग सकती है या किसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ कंट्री में भी लग सकती है। फिर बाद में 44th अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और 44th अमेंडमेंट में ही पहले रिटन रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता था, बट बाद में इन्होंने, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट बिकेम कंपल्सरी। क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यस। एवरीथिंग ऑन अर्थ
जो हमारे अंदर है सबका जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही स्पेसिफिकली ना लिखा हो तो, बट फिर भी उसका भी हो सकता है, ठीक है। पर बस कुछ ही एक्सेप्शन है, एक दो ही, वो याद रखना है बात। तो ये हमने देख लिया। ये होता कैसे है अब, पहले आप इसको प्रोक्लेमेशन आएगा इमरजेंसी का, उसको अप्रूव करेंगे दोनों के दोनों हाउसेस, ये ध्यान रखना है, बोथ द हाउसेस। कितने महीने में? 1 महीने में करेंगे। अगर हमारी लोकसभा डिसोल्व है तो पहले राज्यसभा इसको अप्रूव करेगी, देन लोकसभा करेगी। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के 30 दिन के बाद अंदर अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। ये कंडीशन है इफ लोकसभा इज डिसोल्व। अगर नहीं है तो दोनों हाउस करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। एक बार अप्रूव हो गया, कैसे अप्रूव होगा? स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 6 महीने चलेगा, एक बार में 6 महीने तक आपकी इमरजेंसी लगेगी। ये आपका प्रोविजन आया है 44th अमेंडमेंट से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक्सटेंड फॉर एनी पीरियड, कितने भी साल तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हर 6 महीने में आपको फिर से पास करना पड़ेगा, फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर अब इसको खत्म करना है तो रिवोकेशन कौन करेगा? बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करेगा। प्रोक्लामेशन लेके आएगा, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द प्रोक्लामेशन। फिर अब जो रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल आया है, आ गया, अब उसको लोकसभा में पास होना जरूरी है, और सिंपल मेजोरिटी से। आया था तब तो दोनों हाउसेस का चाहिए था, और स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव हुआ था, 1 महीने का टाइम था। डिसअप्रूवल के टाइम पे सिर्फ लोकसभा सिंपल मेजोरिटी, दैट इज इट। डिक्लेयर कितनी बार हुआ है? 3 बार डिक्लेयर हुआ है। 1962 जब चाइना के साथ वार हुई थी, ये 68 तक चला। फिर 71 एंड 75 ये दोनों इकट्ठे मिल गए थे, और 77 में फाइनल हटी थी। और उसके बाद हमारा शाह कमीशन आया था इमरजेंसी के दौरान हुई गतिविधियों की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। अब ये हमारी कंपैरिजन की टेबल है, इसको हम देखेंगे बिल्कुल एंड में, ठीक है, जब तीनों को देख लेंगे तब कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। फिर इफेक्ट्स क्या होंगे? आपने नेशनल इमरजेंसी लगा ली, उसका फर्क क्या होगा? ऑब्वियसली जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो आ जाएगा। तो सेंटर यहाँ पे क्या होता है, सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को, किसी भी मैटर में दे सकता है कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, बट इट इज नॉट सस्पेंडेड। जैसे जो सेंटर की हमारी गवर्नमेंट्स है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सस्पेंड नहीं हुआ है, ठीक है, बट कंप्लीट कंट्रोल आ गया, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। और जो आपका लेजिस्लेशन जो सेंटर बनाएगा स्टेट के किसी भी मैटर में, तो वो 6 महीने तक की वैलिडिटी के साथ रहेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी चलेगी, अब उस लेजिस्लेशन की जरूरत है नहीं, उस कानून को हटा दीजिए, ठीक है, इसी वजह से। अब ये कंट्रोल किन किन स्टेट्स पे होगा? क्या सिर्फ उस स्टेट पे जिसमें इमरजेंसी लगी है या उसमें पार्ट में? नहीं, कहीं भी लगी हो इमरजेंसी, चाहे एक स्टेट में लगी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया लगी हो, सारे के सारे स्टेट्स जो है ना वो अंडर सेंटर आ जाते हैं, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगेगी उसमें, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देन फाइनेंशियल में क्या रहेगा? प्रेसिडेंट कंट्रोल ले लेगा, एंड वो कंटिन्यू करता है फाइनेंशियल कंट्रोल टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसमें जो भी प्रोविजंस आएंगे वो तब तक रहेंगे। और यहाँ पे जो हमारी लोकसभा है, अब इलेक्शंस तो हो नहीं पाएंगे, तो लोकसभा आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी इमरजेंसी के दौरान। तो कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखो, इमरजेंसी एक्सटेंड हर 6 महीने में करनी पड़ेगी, और लोकसभा का क्या है, 1 ईयर एक्सटेंशन एट ए टाइम। तो एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हो, बट जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, बट 6 मंथ्स वैलिडिटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी, ये याद रखो। 1 साल का एक्सटेंशन एट ए टाइम, 6 मंथ्स वैलिडिटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी। फिर हमारा 358 है, 359 है, ये है डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट जो आपके सस्पेंड होते हैं, बेसिकली द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड होता है वो हमें देखना है। देखो, 358 बोलता है कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो हमारा आर्टिकल 19 में है, राइट फ्रीडम टू मूवमेंट, स्पीच और ये सब जो है वो आपका सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, आर्टिकल 19 वाला, ठीक है। जैसे इमरजेंसी आई, एक्सटर्नल सस्पेंडेड, ये 44th अमेंडमेंट से इन्होंने, बट इसमें क्या कर दिया, पर पहले तो कैसे ही आओ, आपके वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन से डिक्लेयर होगी, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, तभी ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा, इंटरनल में नहीं होगा। एंड लॉज रिलेटेड टू इमरजेंसीज आर प्रोटेक्टेड
नॉट अदर लॉज। तो इमरजेंसी के दौरान जो कानून बनेंगे वही प्रोटेक्टेड होते हैं, दूसरे लॉज प्रोटेक्टेड नहीं होते। 359 क्या बोलता है, अगर जो दूसरे अदर फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड करना हो तो इसमें 20 और 21 को छोड़ के, क्योंकि ये है राइट टू लाइफ, ये हम नहीं सस्पेंड कर सकते, और कन्विक्शन वाला है वो सस्पेंड नहीं कर रहे। उसके अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट, रिलीजन का हो गया आर्टिकल 23, 24, चाइल्ड ट्रैफिक, तो उनका एनफोर्समेंट खत्म हो जाता है। राइट खत्म नहीं हुए, एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड। खत्म नहीं हुआ मतलब सस्पेंडेड। एंड ओनली दोज जो कि आपके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में रहेंगे वही, सो ओनली दोज विच आर इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये भी चीज आपको याद रखनी है। एंड पीरियड उसका स्पेसिफाइड होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक ये फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहेंगे। नो ऑटोमेटिक सस्पेंशन इन 359, 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन। और ये जो है 359, ये दोनों ही कंडीशंस में, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में ही लागू रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देन हमारे पास आता है 356, दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी। दो कंडीशन में लगता है, 56, 65। 56 में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, सो इसमें यहाँ पे आपको गवर्नर की जो रिपोर्ट है उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी और उसके साथ भी दोनों में ही आप लगा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया तो इमरजेंसी लगेगी स्टेट और स्टेट में। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई, या स्टेट फेल कर रहा है टू कंप्लाई विद द सेंटर। तो दो कंडीशन हमारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर 356, 56 को उल्टा किया 65, 65 इज रिलेटेड टू फेल टू कंप्लाई विद द सेंटर। अब इसका अप्रूवल कैसे है, अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज, उसमें भी अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज था, 2 मंथ्स। ठीक है, वहां पे 1 मंथ था। और अगर लोकसभा डिसोल्यूशन है तो वही सेम कंडीशन रहेगी, 30 दिन के अंदर अंदर मिलने के बाद करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, वहां था स्पेशल मेजोरिटी नेशनल में, यही 6 महीने तक रहेगा, हर 6 महीने में करना पड़ेगा। बट ये मैक्सिमम 3 साल तक ही हो सकती है, जबकि नेशनल एनी पीरियड ऑफ टाइम तक। पर 6 महीने, 1 साल के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, हर 6 महीने में तो करेंगे, पर अगर 1 साल के बाद भी करना चाहते हो तो देर आर टू कंडीशन, या तो वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकते हो, या वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो 1 साल के बाद करना है तो टू कंडीशंस, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी उस पार्ट में लगी हुई है तो, और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि भाई हम इलेक्शन नहीं करा सकते वहां उस स्टेट में, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे भी रिवोकेशन कैसे होता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, सीधा रिवोक कर सकते हैं। और इसमें दो कंडीशन है, प्रॉपर कब कही जाएगी और इम्प्रॉपर कब कही जाएगी। हाँ, प्रॉपर मतलब हंग असेंबली हो या कोalition नहीं बन पा रहा है तब आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया तो प्रॉपर कहलाता है। इम्प्रॉपर, आपने बिना प्रोब किए सिचुएशन को लगा दिया, अल्टरनेट गवर्नमेंट है या नहीं है हमने जाना ही नहीं, गवर्नमेंट ने खुद असेसमेंट किया ही नहीं कि भाई सपोर्ट में लोग हैं या नहीं है, फ्लोर टेस्ट कराया ही नहीं, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन का हवाला दे दिया, करप्शन का हवाला दे दिया, और उनको रेक्टिफाई करने के लिए वार्निंग ही नहीं दी। इन सिचुएशन में अगर आप इमरजेंसी लगाओगे तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगी। इफेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही इमरजेंसी लगी तो इफेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, आपकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, वो किसके पास चली जाएंगी, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, सेंटर के पास चली जाती है। तो यहाँ पे सेंटर क्या लेजिस्लेट कर सकता है, यस, सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है, और वो खत्म होने के बाद भी वैलिड रहते हैं, उनको स्टेट बाद में चाहे तो चेंज कर सकता है। एंड प्रेसिडेंट कैन आइदर सस्पेंड एंड डिसोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो कर सकता है प्रेसिडेंट कैन, बट हाईकोर्ट जो है ना हमारे, उनकी पावर एज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, और जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तो डिसमिस हो ही जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास आ गई। पार्लियामेंट जो है वो डेलीगेट कर सकता है अपना कानून बनाने का जो फंक्शन है, टू मेक लॉ टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। तो यहाँ पे पार्लियामेंट भी डेलीगेट कर सकता है पावर को, या पार्लियामेंट खुद भी बना सकता है प्रेसिडेंट भी, या अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। पर ऐसा 352 में नहीं होता, पार्लियामेंट ही बनाता है। क्या फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट होता है, नहीं, जबकि नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पे होता है। 358, 359 हमने देखा, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन, इसमें आर्टिकल मेंशन करोगे 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। भीमराव अंबेडकर ने इसको बोला डेड लेटर, ये किसी काम का नहीं है, बट हैज टर्न्ड इनटू डेडली वेपन। क्यों, क्योंकि अननेसेसरी यूज किया जाता है जस्ट टू शो द पावर। क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, नेशनल इमरजेंसी में भी हो सकता है। और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट
मस्ट बी बेस्ड ऑन द रेलेवेंट फैक्ट। और बर्डन किस पे रहेगा? ये सेंटर पे रहेगा, क्योंकि सेंटर की ही तो एडवाइस पे वो करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करती है तभी वो करता है ना। तो सेटिस्फैक्शन इज मस्ट बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट। स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्स अप्रूवल। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, तो इट इज नॉट ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। आपका पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तब ही डिसॉल्व होएगा। अब हम देखते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आती है हमारी 360। इसमें सिर्फ एक ही बार अप्रूवल होता है, हर 6 6 महीने में उनकी तरह नहीं होता। एक बार दे दिया, लगी रहेगी टाइम पीरियड तक जब तक लगेगी। जुडिशियल रिव्यू, यस। प्रोसीजर सेम, बोथ हाउसेज, 2 मंथ सिंपल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट रूल की तरह ही। नो रिपीटेड अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, ये एक्स्ट्रा चीज है इसमें। एंड नो मैक्सिमम टाइम पीरियड, एक बार लगी तो लग गई। आज तक क्या लगी है इंडिया में? इंडिया में आज तक नहीं लगी। इफेक्ट क्या रहेगा इसमें? हमें बस फाइनेंशियल प्रोप्राइटी पे ध्यान देना है, अच्छे से फाइनेंसिस को मैनेज करना है। सेंटर स्टेट के फाइनेंसिस को मैनेज करेगा, सैलरी वगैरह रिड्यूस कर सकते हो, अलाउंसेस रिड्यूस कर सकते हो, कुछ बिल्स को हम रिजर्व कर सकते हैं जैसे मनी बिल, फाइनेंस बिल को, टू फुलफिल दिस कंडीशन फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम हो सकती है ऑल्सो। ये सवाल आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? देखो यूनिटरी बन गया ना आपका फेडरल, तो फेडरल कैरेक्टर इज डिस्ट्रॉयड फर्स्ट। फंडामेंटल राइट यहाँ पे मीनिंगलेस हो गए 19, और बाकी भी सब खत्म हो जाते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे एज ए डिक्टेटर बन गया क्योंकि सारी पावर उसके पास आ गई। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट की है वो भी हमने खत्म कर दी फाइनेंशियल में। सेंटर पावरफुल हो गया, बट दीज आर सेफ्टी वॉल, हमें चाहिए चाहिए, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है ना, इट इज नॉट लाइक कि कभी भी लगा दी। तो ये हमारा था फाइनेंशियल इमरजेंसी का चैप्टर। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला। सो दैट इज इट, ये हमारा खत्म हो गया है चैप्टर। एंड अगला हम देखेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा पार्ट 2 की सीरीज का आखिरी होगा। एंड टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।